ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीलेश सिंह है और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बेसिक डिटेल्स बता दूं आप लोगों को। यूपीएससी एक्सपीरियंस और अभी तक जो मेरा जर्नी रहा है इन यूपीएससी इंडस्ट्रीज। सो मैंने प्रिपरेशन स्टार्टिंग की थी 2017 में एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन 2 मेंस एंड 1 इंटरव्यू। ओके आफ्टर दैट आई I do not qualify this exam, so I started working in coaching industries. Earlier in Forum IS, and later, right now, I am working in Drishti IS as a mentorship head. Okay, so also I have given UPPCS mains examination. So this was my basic background. और अभी जैसे हम लोग का मेन जो मेरा रोल है दृष्टि में, तो उसमें ओवरऑल हम लोग ओवरऑल प्लानिंग डिसाइड करते हैं किस तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम को रन करना है, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज देना है, क्या क्या कोर्सेज उसमें ऐड करने हैं, टेस्ट होनी चाहिए। सो ओवरऑल प्लानिंग होता है और बच्चों को किस तरीके से थ्रू आउट उनको प्रिपरेशन को कैसे बेटर बनाया जा सके और कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे बार बार इसे मल्टीपल सोर्सेज रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें वो ऐसा ऐसी जगह एफर्ट देते हैं जो उतना यूजफुल नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीलिम्स में किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेंस में किस तरीके की स्ट्रेटजी होना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, पर्सनालिटी कैसे बेटर कर सकें। सो ओवरऑल मेरा ये रोल है दृष्टि है इसमें। ओके सो आज मैं जो सेशन लेने वाला हूँ इकोनॉमिक सर्वे पे है। ओके सो बेसिक स्टार्ट करते हैं कि आई विल ट्राई टू सम अप होल इकोनॉमिक सर्वे विद इन 1 आवर और मैक्सिमम 1.5 आवर। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें हाईलाइट कर दी हैं, तो जैसे आप लोग अगर रिवाइज करना इसको, तो जो हाईलाइटेड पॉइंटेड है उसको ज्यादा फोकस करना, कुछ कुछ टर्म है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे हम लोग अगर इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो ये रिलीज किया जाता है प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन। ओके सो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक डिवीजन अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुपरविजन। ओके पहले ये बजट के साथ ही लॉन्च होता था, बट 1964 से इसको अलग कर दिया है और इसको जस्ट 1 डे बिफोर बजट के लॉन्च किया जाता है ना। और इस सर्वे में हम लोग अगर देखते हैं तो टोटल 12 चैप्टर हैं इसमें। ओके सो हम लोग एक एक चैप्टर वन बाय वन देखेंगे, बट ओवरऑल जैसे मैंने सर्वे पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कीम्स हैं। सो पहले उन पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। ओके तो पहला टर्म जैसे है डीरेगुलेशन स्टिमुलस। ओके सो डीरेगुलेशन स्टिमुलस क्या है? इसमें ओवरऑल जैसे अभी तक जो हम लोग का बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज है, बहुत रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज है, जो रेगुलेशन है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है उनमें, तो उतना ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं है, प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ओवरऑल बोला गया है कि हम लोग को रोलिंग बैक करना चाहिए डीरेगुलेशन और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी से। सो और इसको बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्रायोरिटी हम लोग इसको देना चाहिए टू इंश्योर बेटर मीडियम टर्म ग्रोथ। ओके सो डीरेगुलेशन स्टिमुलस का मतलब है रोलिंग बैक रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज। सेकेंड टॉपिक है जैसे पॉलिसी जो फोकस है सर्वे में, वुमेन पे है, फार्मर पे है, यूथ पे है, पुअर पे है। मान लो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किस सेक्शन पे सर्वे फोकस करता है, मान लो अगर ऑप्शन में दे देता है एल्डर्स, अगर एल्डर्स भी ऑप्शन देता है तो वो ऑप्शन फिर रॉन्ग हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे फोकस जो है हम लोग का सर्वे में वुमेन्स पे, फार्मर्स पे, यूथ पे और पुअर्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड सोरिंग, एलाई सोरिंग और नियर सोरिंग। फ्रेंड सोरिंग क्या होता है? एलाई सोरिंग और नियर सोरिंग। फ्रेंड सोरिंग मतलब अभी जैसे स्पेशली कमिंग ऑफ ट्रम्प और जितने भी आप लोग देखोगे ग्लोबल लेवल पे जितने भी अनसर्टेनिटीज है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो उसमें हो चीजें क्या हो रही है कि जैसे बहुत सारी कंट्री हैं वो अपने जो फ्रेंडली कंट्री है या फिर जो अलाई हैं वहां पे ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर कर रही हैं रेदर देन डूइंग ट्रेड एंड कॉमर्स विद एनिमी कंट्रीज। ओके सो इसको बोलते हैं फ्रेंड सोरिंग या फिर एलाई सोरिंग। और नियर सोरिंग क्या है? नियर सोरिंग मतलब जब हम लोग जब डिस्टेंस ऑफ ट्रेड कम हो, मतलब हम लोग अपने जब नेबरहुड में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स प्रमोट करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियर सोरिंग।
ओके, सो जहाँ पे आप लोग को मतलब क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट में या फिर वॉइस ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो फ्रेंड सोरिंग का मतलब समझ में आ गया? फ्रेंड सोरिंग, एलाई सोरिंग, इसका मतलब है कि हम लोग जो फ्रेंडली कंट्री हैं, जैसे बायलैटरल लेवल पे, जैसे मान लो इंडिया का रिलेशन अमेरिका से अच्छा है, रसिया से अच्छा है, या फिर मेनली जब ये टर्म कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो मेनली अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, जैसे वो अपना एलाई कंट्री से ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहता है और जो चाइना पे डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना चाहता है। ओके, नियर सोरिंग मतलब जो हम लोग ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स अपने नेबरहुड में प्रमोट करें, या फिर जहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस कम है, जिससे जो हम लोग का इम्पैक्ट है ग्लोबल, जो अनसर्टेनिटी होती है, मिनिमम हो सके। ओके, जैसे मान लो सुएज कैनाल था, तो वहां पे जब क्राइसिस हुआ तो रूट डाइवर्ट करके केप ऑफ गुड होप से ट्रेड करना पड़ रहा था। उससे क्या हो रहा था कि ओवरऑल डिले हो रहा था ट्रेड एंड कॉमर्स में। सो उससे ओवरऑल आप देखोगे जो सेक्टर है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, काफी ज्यादा इम्पैक्टेड हुआ। ओके, एक्सपोर्ट ज्यादा इम्पैक्टेड हुआ। तो इसीलिए कंट्री चाहती है नियर सोरिंग में ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट हो पाए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रेडिट जीडीपी गैप। हर कंट्री क्या चाहती है कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट हो, क्रेडिट मतलब लोन, तो जो ग्रोथ में लोन में हम लोग ग्रोथ हर कंट्री का होता है, वो हमारे जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा ना हो। जैसे मान लो अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ अगर 7% से रेट से कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और हम लोग जो लोन देते हैं, लोन में जो ग्रोथ रेट हो रहा है अगर मान लो 8% हो रहा है, तो वो थोड़ा सा अनसस्टेनेबल हो जाता है किसी कंट्री के लिए। ओके, सो हमेशा क्रेडिट या फिर लोन जो हम लोग देते हैं उसमें जो ग्रोथ होता है हर साल, मान लो इस साल 100 रुपए दिए हैं, तो अगर मान लो इंडियन इकोनॉमी 7% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग 107 रुपए का लोन देंगे, है ना, या फिर उससे कम देंगे। अगर ज्यादा का दे रहे हैं तो मे बी वो हो जाए अनसस्टेनेबल। ओके, तो ये जितना ज्यादा निगेटिव में वैल्यू आती है उतना ज्यादा हम लोग का अनसस्टेनेबल होने लगता है। तो अभी जो हम लोग का क्रेडिट जीडीपी गैप है Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में, इट इज -0.3। तो ये दिखा रहा है कि जो क्रेडिट और जीडीपी का जो गैप है वो रिड्यूस हो रहा है, नैरो हो रहा है, और ये अच्छा साइन है बैंक के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है नेक्स्ट टर्म है मिडल स्टैंड। ओके, सो मिडल स्टैंड क्या है? ये जनरली टर्म यूज किया जाता है, अगर आप देखोगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इन सब कंट्रीज में होता है, और इसको हम लोग रिफर करते हैं एसएमई सेक्टर में। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है प्री में कि व्हाट डू यू मीन बाय मिडल स्टैंड, सो यहाँ पे मेनली इसमें बात हो रही है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। और कुछ अगर ये है कि कहाँ पे ये सब टर्म फेमस हुए हैं, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में मोस्टली यूज होते हैं वहां पे। ओके, सो जैसे इसमें सजेस्ट किया गया है कि हम लोग को फोकस ऑन रिफॉर्म जो होता है, जैसे डीरेगुलेशन हो गया एंड क्रिएशन ऑफ वायबल मिडिल स्टैंड। ओके, तो जो हम लोग का मीडियम और स्मॉल सेक्टर है उसको प्रमोट करना चाहिए और डीरेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, रजिस्ट्रेशन में हो गया, लैंड एक्वाइजेशन में हो गया, और भी जितने सारे रेगुलेशन हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए डीरेगुलेशन करना है, ये स्टार्टिंग में ही बोला है सर्वे ने कि डीरेगुलेशन स्टिमुलस हम लोग को बढ़ावा देना है। ओके, सो नेक्स्ट है सामर्थ्य उद्योग सेंटर। अब इसमें बात की जा रही है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0। ओके, सो इसमें मेनली फोकस जो रहेगा 4.0 पे रहेगा, इंडस्ट्री 4.0, जिसमें हम लोग देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, साइबर फिजिकल स्पेस हो गया। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लेना डिटेल अगर देखना हो। और ये मेनली क्वेश्चन एक यहाँ पे फंस सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का ये इनिशिएटिव है, सामर्थ्य उद्योग सेंटर्स। ओके, सो अगर हम इसको देखते हैं कि सर्विसिफिकेशन की बात हो रही है ना, तो सर्विसिफिकेशन जनरली हम लोग बोलते हैं कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा बढ़ रहा है उस तरीके से हम लोग बोलते हैं सर्विफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। बट इसमें एक चीज ये भी बोला गया, अगर मान लो स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस सेक्टर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, उसका रोल ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखोगे तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बस ओनली मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बल्कि वहाँ पे सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल है। मान लो ऐप बना रहे हैं मैनेजमेंट के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर रहे हैं, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ओके, तो बहुत सारा कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारे वो लोग रखते हैं सर्विस सेक्टर के लिए। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया है सर्विसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अगर मान लो पूछता है ये टर्म HFSS टर्म किससे रिलेटेड है,
सो मे बी देर 4-5 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, 4 ऑप्शन, जिसमें से HFSS किससे रिलेटेड है? ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड है। ओके, इट मींस हाई इन फैट, साल्ट एंड शुगर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किसान ऋण पोर्टल। किसान ऋण पोर्टल मतलब जैसे पहले क्या होता था, जैसे बैंक, क्योंकि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम था गवर्नमेंट का, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक दे देता है। बट जब उसको क्लेम करना होता है तो वो पहले मैनुअली करना पड़ता था RBI के पास। बट इसके थ्रू क्या कर दिए हैं इन्होंने, उसको डिजिटलाइज कर दिया है। तो इससे ओवरऑल जो टाइम पहले ज्यादा लगता था वो टाइम रिड्यूस हो पाया है। किसान ऋण पोर्टल इसके लिए बनाया गया है। ओके, इट इज रिलेटेड टू जो बैंक्स होते हैं फाइल कर पाए कि उनको कितना इंटरेस्ट सबवेंशन उन्होंने दिया है अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ओके, तो पहले इफिशियंसी होता था, तो उन्होंने इस पोर्टल पूरे प्रोसेस को ही डिजिटाइज कर दिया, जिससे ओवरऑल टाइम रिड्यूस हो गया। ओके, सो अगर पूछता है किसान ऋण पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो जो इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं गवर्नमेंट, बैंक देता है थ्रू बैंक, तो उसको क्लेम करने के लिए और डिजिटाइज करने के लिए ओवरऑल प्रोसेस के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है गिनी कोफिशिएंट। अगर मान लो ये स्टेटमेंट देता है कि जैसे इंडिया में गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में। ओके, तो ये घट रहा है। 0.284 अर्बन एरिया में है और 0.237 ये है हमारा रूरल एरिया में। पहले कितना था? 0.266 रूरल में था, और अब कितना है? 0.237। और अर्बन एरिया में पहले कितना था? 0.314, और अभी है 0.284। ओके, तो हम लोग को अगर स्टेटमेंट देता है कि रूरल एरिया में जो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, जबकि अर्बन एरिया में मान लो अगर बोलता है कि बढ़ रहा है, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। दोनों जगह डिक्लाइन हो रहा है। ओके, और ये हो क्यों रहा है? वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स की वजह से। ओके, एंड राइजिंग इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो थोड़ा सा गिनी कोफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। जीरो का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा इसकी वैल्यू कम रहेगी, उतना वो दिखाता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी है। यहाँ पे ई लगा है। सो ये इक्वालिटी की बात करता है कि जितना ज्यादा गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कम रहती है, उतना ज्यादा सोसाइटी में इक्वालिटी है। ओके, अगर 1 दिखाता है कि ये कंप्लीट इनइक्वालिटी। नेक्स्ट टर्म है टिम टिम तारे। ओके, सो ये बात करता है कि लाइफ स्किल की बात, जैसे हम लोग सुनते हैं टर्म वोकेशनल स्किल, सो उसके जस्ट कंप्लीट अपोजिट है। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इट इज अनलाइक वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर मान लो बोलता है कि टिम टिम तारे किससे रिलेटेड है, अगर ऑप्शन में वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करता है तो उससे रिलेटेड नहीं है। ओके, यहाँ पे फोकस टेक्निकल स्किल पे नहीं होता है। ओके, यहाँ पे फोकस किस पे होता है? सॉफ्ट स्किल पे, पर्सनल ग्रोथ जिससे अच्छा हो सके, कम्युनिकेशन पे फोकस होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस पे होगा, सोशल वेलबींग पे होगा। ओके, सो जो टिम टिम तारे इनिशिएटिव है, ये किससे रिलेटेड है? टू प्रमोट लाइफ रिलेटेड स्किल्स। ओके, जैसे इमोशनल वेलबींग, कम्युनिकेशन, पर्सनल ग्रोथ, सोशल वेलबींग। और ये हम लोग किसके उस पे फ्रेमवर्क पे कर रहे हैं? ये WHO का फ्रेमवर्क है, लाइफ स्किल्स फ्रेमवर्क। ओके, सो उसके बेसिस पे इसमें 16 कोर लाइफ स्किल्स दिया है। जैसे मान लो एक मैंने मेंशन किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, सोशल वेलबींग, तो इस तरीके के 16 लाइफ स्किल इन्होंने मेंशन किया है। उसी को सर्वे में मेंशन किया गया है कि टिम टिम तारे मतलब इसेंशियल लाइफ स्किल्स को प्रमोट करना है। और इट इज बेस्ड ऑन WHO फ्रेमवर्क ऑफ WHO लाइफ स्किल्स फ्रेमवर्क। Nilesh sir, जी, kindly allow students waiting in the waiting room ना. ओके ओके। सर खाली एक ध्यान लाइक इफ कोई रिक्वेस्ट आए तो प्लीज अलाउ कर लेना ना. हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोग को? और जो लास्ट मैंने डिस्कस किया टिम टिम तारे के इनिशिएटिव के बारे में, इसमें बात करता है इसेंशियल लाइफ स्किल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्ट्रेटजी किसने बनाया है? नीति आयोग ने 2018 में। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्यों है उसमें, जैसे इन्होंने बोला है न्यू नर्वस सिस्टम फॉर हेल्थ केयर। ओके, अगर मान लो ऑप्शन में देता है कि व्हाट इज द न्यू नर्वस सिस्टम फॉर हेल्थ केयर एज पर डिस्कस्ड इन रिसेंटली लॉन्च्ड इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025। ओके, तो मैं भी मल्टीपल ऑप्शन दे दे तो आंसर उसका क्या होगा? इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। ओके,
सो न्यू नर्वस सिस्टम इसको बोला गया है ऑफ हेल्थ केयर, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स को। सो इस ये एक टर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो उसके लिए इसमें एक स्केल की बात की गई है, लाइफ इम्पैक्ट स्केल। ओके, सो इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इसका मेंटल वेलबींग कितना अच्छा है। जैसे यहाँ पे -100 है तो दिखाता है डिस्ट्रेस है, और अगर 200 है तो थ्राइविंग। ये इस तरीके से इस साइड जीरो के बाद जितना है ये दिखा रहा है एंड्योरिंग, मैनेजिंग, सक्सीडिंग, थ्राइविंग। ओके, इस साइड लेफ्ट साइड दिखा रहा है कि स्ट्रगलिंग और डिस्ट्रेस। ओके, तो अगर पूछता है लाइफ इम्पैक्ट स्केल किससे रिलेटेड है, सो इट इज अबाउट मेंटल वेलबींग। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज। लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज क्या है, जैसे जनरली जो अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड एस्पेक्ट हैं वो नेशनल लेवल पे या फिर रीजनल लेवल, स्टेट लेवल पे मेनली प्रमोट हो रहे हैं। तो इसमें लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी का मतलब है कि हम लोग जब ग्राम पंचायत लेवल या फिर रूरल लेवल पे या फिर म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे जब हम लोग प्रमोट करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। मतलब जो वहाँ की भी पॉलिसी मेकिंग हो वहाँ पे भी हम लोग को सस्टेनेबल एस्पेक्ट हर चीज में रखना है। कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी रोड बन रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो वहां पे हम लोग को सस्टेनेबिलिटी वाला एस्पेक्ट हमेशा रखना है। ओके, सो दैट इज अ लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज, टोटल 12 चैप्टर हैं और दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो ग्लोबल इकोनॉमी का जो प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ रेट है एज पर आईएमएफ फॉर 2024, ओके, इट इज 3.2%। इसमें मेनली हम लोग सर्वे जैसे पढ़ रहे हैं। पर्पज इसका क्या है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्ट इस तरीके से मिल जाएंगे। बहुत बार आपको ऐसा रहेगा कि मान लो 3 ऑप्शन दिए हैं, है ना, तो ये सब डाटा आपको यूज हो जाएंगे कहीं कहीं पे इलिमिनेशन के लिए। मे बी डायरेक्ट स्टेटमेंट ना पूछे, बट अगर कुछ ऐसा बोल दे रहा है कि जैसे मान लो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है इस समय, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो अगर डाटा आपको नहीं भी याद है उसको आप यूज कर सकते हो कि उतना जो अभी एक तरीके से ग्लोबल स्लो डाउन दिख रहा है 3.2% है ना, तो ग्रोथ रेट उतना नहीं है एंड बिकॉज ऑफ ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी जितनी है उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गया जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। जैसे कोविड 19 का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, वॉर हो गया, है ना, सुएज कैनाल क्राइसिस अभी जो रिसेंटली हुआ था। तो इस तरीके से जो भी अनसर्टेनिटी हो रही है ग्लोबल लेवल पे उससे क्या हो रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन पे डिपेंडेंस ज्यादा रहता है बट सर्विस सेक्टर में इस पे डिपेंडेंस कम रहता है ना। तो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है 3.2%। ओके, तो डायरेक्ट में भी क्वेश्चन आपको ना मिले बट बहुत सारा जो एनालिसिस में दिया है उससे कई बार आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। ओके, और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो यहाँ पे टर्म मेंशन है तो वो सब आ सकते हैं, कुछ कुछ स्कीम डाटा वो भी पूछ सकता है, और ओवरऑल ट्रेंड आपको देखना है। ओके, सो जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज क्या क्या है, जैसे एक हमने डिस्कस किया ही, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सुएज कैनाल डिस्ट्रप्शन हुआ था जिसकी वजह से शिप्स क्या हो रही हैं, रीरूट हो गई हैं केप ऑफ गुड होप से, जिसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट और डिलीवरी टाइम बढ़ गया है, मतलब डिले भी हो रहा है और कॉस्ट कॉस्ट लायर हो गया है एक्सपोर्ट करना इस समय, है ना। तो इस तरीके से अनसर्टेनिटी है एट अ ग्लोबल लेवल। ओके, अगर हम इंडियन इकोनॉमी में देखें क्या मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रोजेक्ट किया गया है ग्रोथ रेट, सो इट इज 6.3% टू 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 26। फाइनेंशियल ईयर 26 का मतलब क्या है कि अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 26। ओके, तो जब फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं तो इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन अप्रैल, लास्ट ईयर मतलब अप्रैल हो गया, और जिस ईयर का हम लोग मेंशन करते हैं मान लो 26 बोल रहे हैं तो उस ईयर का मार्च 26 तक। ओके, सो इसमें जो प्रेडिक्ट किया गया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा है, 6.3% टू 6.8% हम लोग का ग्रोथ रेट रहेगा इन फाइनेंशियल ईयर 26। ओके, और जीबीए में उन्होंने बताया है 6.4%, ये है 2024-25 का पिछले साल का जो ग्रोथ रेट है, ये है फाइनेंशियल ईयर 25 का ग्रोथ रेट एज पर एस्टिमेटेड।
ओके, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, इट इज 6.3% टू 6.8%। ओके, इसमें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस दिया है, जैसे एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना है, 3.8 सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग का 6.2%, सर्विस सेक्टर क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। अगर मान लो पूछता है तीनों में से कि सर्विस सेक्टर का, मान लो अगर इस तरीके से देता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस समय सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सर्विस सेक्टर मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ या फिर जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ओके सो और इसमें है कि अगर हम लोग रेमिटेंस में देखते हैं तो इंडिया इज अ टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस, और हम लोग का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये भी रिड्यूस हुआ है 1.2% ऑफ जीडीपी। सो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं वो हमको फर्स्ट चैप्टर में ही मिलते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ रेट की बात होती है, कितना हम लोग का एक्सपोर्ट है, कितना इम्पोर्ट है ना। सर्विस सेक्टर का जो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन बताते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, रेमिटेंसेज हो गया। सो ये फर्स्ट चैप्टर में ओवरऑल डाटा ही रहता है ज्यादा से ज्यादा, बट ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रीलिम्स के, स्पेशली इलिमिनेशन में, और कुछ कुछ डायरेक्ट फैक्ट अगर आ जाते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ओके सो हम लोग टॉप रेमिटेंस, टॉप रिसिप्टर हैं इन रेमिटेंसेज, और करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कितना है, 1.2% ऑफ जीडीपी। ओके, और इन्फ्लेशन हम लोग का कितना है, 4.9%। सो इट इज बिटवीन द सेफ रेंज, दैट इज एज पर टारगेटेड बाई आरबीआई, या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टारगेट करती है, 2 ± 2%, 4 ± 2%, दैट इज, ये हम लोग का टारगेट होता है। तो हम लोग का भी जो इन्फ्लेशन है इट इज बिटवीन दिस रेंज। ओके, 4.9% है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी ग्रो हो रहा है बाई 8.2% ईयर बाई ईयर। अब यहाँ पे एक फैक्ट ये है, सेवंथ लार्जेस्ट हम लोग का है ग्लोबल सर्विस सेक्टर में। ओके सो ये दिखाता है कि हम लोग का कॉम्पिटिटिव है इकोनॉमी। ओके सो सेवंथ लार्जेस्ट हम लोग सर्विस सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस, बट एक इसमें इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड आईटी, अगर सर्विस सेक्टर में अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, इस सेक्टर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर में, इसमें हम लोग का एक्सपोर्ट में अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे हम लोग सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। बट ओवरऑल नॉट सर्विस सेक्टर, इट इज ओनली रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड आईटी। ओके सो ये कुछ कुछ फैक्ट है, इसको हाईलाइटेड वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फॉरेस्ट रिजर्व जो अभी अपना है दैट इज अराउंड, मतलब अभी जैसे हम लोग का आई थिंक आवर डेप्ट इज अराउंड $700 बिलियन। ओके रफली, सो हम इसका 90% कितना हो जाएगा, अराउंड $630 बिलियन के आसपास। तो हम लोग का जो अराउंड फॉरेक्स रिजर्व है इट इज अराउंड $630 बिलियन। ओके, तो अभी का जो हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व है उससे हम लोग अपना एक्सटर्नल डेप्ट का 90% कवर कर सकते हैं। ओके, अगर ये इन्फॉर्मेशन देता है, अगर यहाँ पे मान लो डाटा चेंज करके स्टेटमेंट ऐसा बना देता है कि जो हम लोग का करंट फॉरेस्ट रिजर्व है उससे हम लोग वी कैन मैनेज ओनली 50% ऑफ आवर एक्सटर्नल डेप्ट, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हम लोग अभी के जितना हम लोग का फॉरेक्स है उससे हम लोग 90% ऑफ आवर डेप्ट वी कैन मैनेज। ओके, और इम्पोर्ट कवर कितना है, इट इज मोर देन 10 मंथ। सो 10.9 मंथ का हम लोग इम्पोर्ट कवर कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें कि कितना पेमेंट करना फॉर आवर इम्पोर्ट्स, सो वी कैन पे फॉर 10.9 मंथ। ओके, और जो हम लोग आईएमएफ रिकमेंड करता है, अगर आप आईएमएफ का रिकमेंडेशन देखोगे स्पेशली फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, सो ये बोलता है कि हम लोग का 3 मंथ के लिए एटलीस्ट हम लोग को जो फॉरेस्ट रिजर्व हम लोग को मेंटेन करना है, एटलीस्ट 3 मंथ का इम्पोर्ट हम लोग इजिली कवर कर पाए। सो इंडिया के पास कितना कवर है, 10.9 मंथ इम्पोर्ट कवर है। ओके सो इट इज अराउंड 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स इम्पोर्ट कवर हमारे पास है। ओके सो आईएमएफ रिकमेंड करता है 3 मंथ का इम्पोर्ट कवर होना चाहिए स्पेशली फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी, है ना, बट हमारा है 10.9 मंथ। ओके सो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा दिया है इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हुआ है, इट इज अराउंड 3.2% इन 2023-2024। ओके, अगर 2017 से कंपेयर करें उस समय 6% था, इस समय कितना है, 3.2%। ओके, तो ये रिड्यूस हो रहा है। सो ओवरऑल आप लोग को इकोनॉमी में, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में इस तरीके के बहुत सारे ट्रेंड मिलेंगे कि जैसे मान लो स्टेटमेंट देता है 2020 से कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रहा है 2024 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। तो अब ये सही है कि स्टेटमेंट गलत है, ये आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि 2020 से 24 अगर मान लो हम लोग ग्राफ बनाते हैं
तो मान लो इस अनएम्प्लॉयमेंट मान लो यहाँ पे 6% है 2017 में, और यहाँ पे कितना है 3.2% 23-24 में, है ना। तो अगर 20 का भी हमको देखना पड़ेगा, 19 में कितना है, 20 में कितना है, 21 में कितना है, 22 में कितना है। अगर ये ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है कि कंटिन्यू हर साल हम लोग का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हो रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंटली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है ना। अगर एक भी साल इंक्रीज हुआ तो वो शो करता है कि मतलब कंसिस्टेंटली, स्टेटली, या फिर इस तरीके के वर्ड वो यूज करते हैं, कंसिस्टेंटली या फिर कंटिन्यूअसली। अगर बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रहा है या फिर कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि हम लोग अगर 2017-18 से कंपेयर करें तो हर साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कुछ ट्रेंड दिए हैं। ओके, जैसे अगर आप लोग देखोगे जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 में कितना है, 9.7%। लेकिन अगर हम लोग कोविड के टाइम में देखें तो इट वॉज रीच अराउंड -7%, है ना। उसके पहले भी हम लोग का पॉजिटिव ही था ग्रोथ रेट 2019-20 में। तो इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि वी शेप्ड रिकवरी होता है यहाँ पे। वी शेप्ड, जो हम लोग स्पेशली इकोनॉमी, जब हम लोग लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम में, तो उस टाइम में ये फिनोमेना दिखती है कि इंडिया हैव सीन वी शेप्ड रिकवरी। मतलब पहले था हायर हायर ग्रोथ था, पॉजिटिव था, फिर ड्यूरिंग इकोनॉमिक दिस, जो हम लोगों ने उस समय कोविड के टाइम में शट डाउन किया था, लॉकडाउन लगाए थे, उसकी वजह से -7% का अराउंड ग्रोथ रेट चला गया था। फिर अगेन वी गेन दैट ग्रोथ रेट 9.7%। फिर इस तरीके से फ्लक्चुएशन है। लेकिन अगर आप कोई ट्रेंड पूछे कि ये हम लोग का कंसिस्टेंटली ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो वो चीज नहीं है ना। किसी साल ज्यादा है, किसी साल कम है, किसी साल फिर ज्यादा है, फिर किसी साल कम है। अब जो लास्ट ईयर का कितना है, 6.4%, और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना प्रेडिक्ट किए हैं, 6.3 टू 6.8%। ओके, तो ट्रेंड मतलब ओवरऑल आपको समझना होगा कि कौन चीज बढ़ रही है, कौन सी चीजें घट रही है। जैसे फिजिकल डेफिसिट आप देखोगे, यहाँ पे इस तरीके के स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, है ना। 2020-21 से लेके अगर हम लोग देखें तो कंसिस्टेंटली जो हम लोग का फिजिकल डेफिसिट है रिड्यूस हुआ है। 9.2% था, फिर 6.7, फिर 6.4, फिर 5.6%। ओके, तो कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम 2021। ओके, तो जहाँ पे ये वर्ड से हम लोग, क्योंकि ये वर्ड बहुत ध्यान से देखना होगा, कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूसली वर्ड अगर स्टेटमेंट में यूज है तो वो अगर यूज है तो आप लोग को कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखना होगा, कंटिन्यूअस डिक्लाइन या फिर इंक्रीज। अगर वैसा चीज नहीं है, फ्लक्चुएशन है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आप लोग देखो, यहाँ पे भी एक तरीके से अगर ग्रोथ ट्रेंड देखोगे तो इंक्रीज ही हुआ है। 310 मिलियन टन, फिर 15, फिर 329, फिर 332 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन फ्रॉम 2021। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी ट्रेंड आप देखोगे तो जो शेयर इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है, इस समय 3.2% ऑफ जीडीपी, और ये कंसिस्टेंटली ये भी इंक्रीज हो रहा है। जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर है, इट इज अराउंड 3.2% ऑफ जीडीपी। सो लास्ट वाला हम लोग को रफली याद करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट वाइज याद रहना चाहिए, बट इतना एटलीस्ट हमको पता रहना चाहिए, 3% ऑफ जीडीपी, इतना हमको एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए कि 3% ऑफ जीडीपी जो है हमारा कैपेक्स में जाता है। ओके, मे बी आप पॉइंट टू भूल जाओ, बट थोड़ा सा इतना एक पॉइंट तक पता रहना चाहिए इंफॉर्मेशन। फिर ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व है $634 बिलियन इन 2024-25। और इसको जस्ट आप एग्जाम के थोड़ा सा पहले एक बार देख भी लेना कि लास्ट 1-2 मंथ में कितना रहा है ना। तो अब जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इस साल काफी डिक्लाइन हो गया था, है ना। तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं कि इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2021 में हमारे पास ज्यादा था, $607 बिलियन था, बट यहाँ पे फिर डिक्लाइन हुआ है। फिर 23 में फिर बढ़ा है, 24-25 में फिर बढ़ा है, यहाँ पे फिर से डिक्लाइन हुआ है 24-25 में, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिख रहा है फॉरेक्स रिजर्व में। सो यहाँ पे फ्लक्चुएशन है। अगर इस तरीके से बोलता है कि कंसिस्टेंट फॉरेक्स रिजर्व हम लोग का बढ़ रहा है, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। अगर फ्लक्चुएशन के सेंस में बोल रहा है या फिर लेटेस्ट डाटा पूछ रहा है, तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। और फर्स्ट पॉइंट है, जैसे ग्रॉस एनपी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आप देखोगे तो इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टू, पहले कितना था 12 ईयर, इस समय 12 ईयर लो पे है, 2.6% है ग्रॉस एनपीए। और अगर हम लोग नेट एनपीए देखते हैं तो इट इज 0.6%।
ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस में होता क्या है, उसमें पूरा कॉस्ट जुड़ा होता है, बट नेट में क्या करते हैं, वो जो प्रोविजनिंग कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे उनको लगता है बहुत सारा जो एनपीए है उसके लिए ये जैसे कुछ फंड अलग से रखे रहते हैं, जिसको वो लोग बहुत सारे लगते हैं कि एनपीए या फिर जो लॉस एसेट है उसको वो लोग राइट ऑफ कर देते हैं, तो वो फंड को अलग से सेपरेट प्रोविजनिंग करना पड़ता है, उतना फंड रखते हैं अलग से। अगर हम उस फंड को माइनस कर देते हैं, उस जो एनपीए है उसको राइट ऑफ कर दिए, अगर उसको माइनस कर देते हैं तो वो डाटा और कम हो जाता है 0.6%, है ना। तो नेट एनपीए 0.6% है, और यही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो ये सब डिफिनीशन भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट से पूछ लेते हैं, है ना। तो कुछ कुछ टर्म जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि रिटर्न ऑन एसेट क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। ओके, सो रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है? एसेट मतलब जैसे कोई कंपनी है, तो जो कंपनी हर देखती है कि इन्वेस्टमेंट वो दो तरीके से लेती है, एक तो डेप्ट की तरह डेप्ट लोन ले सकती है, और दूसरा क्या होता है, इक्विटी के थ्रू लेती है, जिसमें शेयर होल्डर मनी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। लेकिन हम लोग एसेट कब बोलते हैं? रिटर्न ऑन एसेट मतलब मान लो अगर कोई कंपनी को 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, है ना, अब उस पे उन्होंने मान लो 10 रुपए लोन लिया, और 10 रुपए शेयर होल्डर ने मनी लगाया, अब 20 रुपए में वो 10 रुपए कमा रहे हैं, तो ये जो रेशियो आएगा 1:2 का, ये हो गया रिटर्न ऑन एसेट, है ना। बट लेकिन जब हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर का मनी है। अब यहाँ पे मान लो 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, अब शेयर होल्डर ने कितना पैसा कंपनी को दिया है, सो मान लो 10 रुपए दिया है, अब ये जो रेशियो आता है 1:1 का, कैलकुलेट करने पे ये आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, एसेट में दोनों आ जाता है, डेप्ट जितना गवर्नमेंट जितना कंपनी ले रही है, और दूसरा शेयर होल्डर्स मनी जितना है। लेकिन जब हम लोग इक्विटी के सेंस में देखते हैं तो बस वो शेयर होल्डर मनी की बात करता है। यहाँ पे पर्पज क्या होता है, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट देखती है, कितना मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अपने एसेट से। यहाँ पे देखती है कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं हम उनको कितना प्रॉफिट दे पा रहे हैं। ओके, सो दोनों पर्पज अलग अलग है निकालने का, कि प्रॉफिट हम लोग का कितना रिटर्न आ रहा है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन निकालता है? इट इज रिलीज्ड बाय आरबीआई। सो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई निकालता है, और इसमें इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर देखोगे इंक्रीज हुआ है। जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव है, आरआरबीआई, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, मतलब बहुत लोगों के खाते खुल रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी हुआ है, तो जिसकी वजह से स्कोर इंप्रूव हुआ है। इसलिए इसमें अपना जो डाटा है ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, और इट इज रिलीज्ड बाय, दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसमें दो डाटा दिया है। जैसे लिक्विडेशन वैल्यू होता है कि मान लो कोई कंपनी अगर लिक्विडेट करना होता है, अगर उन बैंकरप्ट हो गई कंपनी, तो लिक्विडेशन मान लो उन्होंने लगाया 100 रुपए वैल्यू है इस कंपनी का, है ना। तो जनरली होता क्या है, जैसे डाटा ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू उसका कितना है। जैसे 100 रुपए इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन उस अब इन्होंने जब लिक्विडेट किया कंपनी को, इनको 80 रुपए मिले, लेकिन जब ये कैलकुलेट किए तो उस कंपनी का फेयर वैल्यू मान लो 90 रुपए ही था। तो इस 90 के सेंस में अगर हम लोग परसेंटेज देखें, फेयर वैल्यू जितना कंपनी का है उतना 86% लिक्विडेशन के बाद मिल जा रहा है ना। तो लिक्विडेशन वैल्यू से अगर हम लोग देखें तो अराउंड 161% ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू मतलब मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग फेयर वैल्यू के सेंस में देखें, दैट इज द रियल रियल वैल्यू ऑफ एनी कंपनी। सो 86% जितना भी कंपनी का दाम लगता है जब लिक्विडेशन होता है, तो उसका 86% निकलता है थ्रू आईवीसी प्रोसेस। ओके, रिजोल्यूशन प्रोसेस। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, सो फाइनेंशियल सेक्टर जैसे हम लोग देखते हैं, मॉनेटरी सेक्टर तो मेनली हम लोग बात करते हैं बैंकिंग की। जब हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो ब्रॉडर टर्म हो गया, इसमें हम लोग स्टॉक मार्केट हो गया, पेंशन हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, तो इसकी भी बात करते हैं। ओके, सो दिस सेक्टर इज सोन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ। ओके, तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आ जाते हैं? स्टॉक मार्केट, पेंशन, इंश्योरेंस, ये भी आ जाता है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जब ये उस टाइप के, ये एक तरीके से फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ही होते हैं जो
लोन देते हैं डेवलपमेंटल चीजों पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशियो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। इस टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट रिलेटेड लोन है वो डीएफआईज देते हैं। जैसे मान लो एक इसमें एग्जांपल दिया है, नैफिड। ओके, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे जो लोन ये देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में देंगे, तो इसलिए इससे ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होता है ना। उसमें इंटरेस्ट कम रहता है, तो इसलिए अलग से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, जिससे कि जो कंट्रीज का मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बूस्ट कर सके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, उन सब चीजों पे कोई स्पेसिफिकली अलग से लोन दे सके। तो इसमें दो इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, नेफिड की और एक है आईआईएफसीएल। ओके, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट क्या है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, और अगर मान लो एग्जांपल देता है कि ये किस टाइप के इंस्टीट्यूशन है, नेफिड या फिर आईआईएफसीएल, है ना, कि ये एनबीएफसी हैं या फिर डीएफआई हैं, क्या है, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये क्या चीज है। और चैप्टर 3 है एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर रिमेन रेजिलियंट। और हम लोग अगर देखते हैं कि एक्सपोर्ट हम लोग का किस रेट से ग्रो हो रहा है, इट इज ग्रोन बाय 6%। और अभी कितना हम लोग का एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज सर्विस दोनों मिला के इट इज अराउंड $600 बिलियन। और इम्पोर्ट इंक्रीज हो रहा है बाय 6.9%। तो हम लोग का अगर इम्पोर्ट देखोगे उसमें जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है ना। एक्सपोर्ट भी ग्रो हो रहा है, बट इम्पोर्ट का ग्रोथ रेट ज्यादा है, मतलब 6.9% से हो रहा है, और जो एक्सपोर्ट हम लोग का ग्रो हो रहा है वो 6% से हो रहा है। और इसमें अगेन फिर वही टर्म की बात की गई, फ्रेंड सोरिंग, नियर सोरिंग, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ओके, सो अगर इसमें हम इस पे सर्विस सेक्टर में जैसे हमने देखा था, उसमें हम लोग का रैंकिंग कितना था, 7। ओके, लेकिन अगर हम लोग बस स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर में भी ब्रेक करें उसको, और इसमें देखें टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, सो इसमें हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं एज पर अंकटाड रिपोर्ट। ओके, और इसमें हम लोग का शेयर कितना है, 10.2%। तो एक ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विस में वी आर सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर अंकटाड। फिर एफपीआई का डाटा दिया है, फ्लक्चुएशन हुआ है क्योंकि बहुत सारा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है ना। एफडीआई का कुछ डाटा दिया है कि फर्स्ट 8 मंथ में कितना हुआ है, $55 बिलियन। ओके, सो वी आर सीइंग 17.9% ग्रोथ। सो एक तरीके से रिवाइवल हुआ है, मतलब अगर आप देखोगे सेम पीरियड में फर्स्ट 8 मंथ, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 24 का देखते हैं, इट वॉज $47.2 बिलियन, है ना। बट इस साल अगर देखोगे फाइनेंशियल ईयर 25 में, इट इज $55.6 बिलियन। सो एक तरीके से एफडीआई रिवाइव हुआ है विद द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ 17.9%। एक ये ट्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो जैसे हम लोग अभी पिछले ट्रेंड में डिस्कस कर रहे थे कि कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 20 का देखते हैं, 21 का देखते हैं, 22 का, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है यहाँ तक, है ना। बट यहाँ से फिर डिक्लाइन, यहाँ पे सेम है, 85 से 71 हुआ है, फिर 71 है, फिर यहाँ अभी ये पूरा डाटा नहीं आया है, इसमें 6 6 मंथ का है। ओके, तो कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है एफडीआई, तो यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएशन है। सो जब भी हम लोग कोई ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड में हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि कोई एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, है ना, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गया। तो ओवरऑल ट्रेंड हमको समझना होगा कि फ्लक्चुएशन है या फिर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो बीच बीच में इसलिए मैंने ग्राफ ऐड किए हैं, तो उसको आप थोड़ा सा रिफर कर लेना इसमें से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग का कितना है दिसंबर 2024 में, $640 बिलियन। ओके, सो अगेन वही सेम इंफॉर्मेशन है, 10.9 मंथ का इम्पोर्ट कवर हमारे पास है, और अराउंड 90% ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट हम लोग का कितना है, $711 बिलियन। अब यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि 3 मंथ इम्पोर्ट कवर आईएमएफ रिकमेंड करता है इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, कि हम लोग के पास 3 मंथ का इम्पोर्ट कवर होना चाहिए, बट इंडिया के पास है कितना, 10.9 मंथ का। और फिर आता है कॉन्सेप्ट नीर और रीर का, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और दूसरा है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ओके, सो ये क्या दिखाता है, जैसे मान लो नीर अगर है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ती है ना,
अगर मान लो इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या दिखाता है? रुपये हम लोग का अप्रिसिएट हो रहा है। ओके, इसका एक ये फार्मूला है। सबसे पहले हम लोग को नीर ही कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसके बेसिस पे हम लोग रीर कैलकुलेट करते हैं। रीर में क्या होता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, डोमेस्टिक प्राइस कितना है, फॉरेन प्राइस कितना है। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर इस पे बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है रीर और नीर पे, तो आप इजिली कर लोगे। ओके, सो नीर अगर बढ़ता है तो वो क्या शो करता है कि अपना करेंसी अप्रिसिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का इम्पोर्ट, क्या अगर करेंसी अप्रिसिएट होता है, इसका मतलब हमेशा होता है हम लोग का इम्पोर्ट चीपर हो जाता है ना, और एक्सपोर्ट कॉस्ट लायर हो जाता है। एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है और इम्पोर्ट हम लोग का सस्ता हो जाता है। तो वो कम्पिटिटिवनेस को घटा देता है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, इम्पोर्ट हम लोग का कॉस्ट लायर रहे और एक्सपोर्ट हम लोग का सस्ता रहे, है ना। तो नीर कम से कम रहना चाहिए। ओके, रीर ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है जैसे रिमेन्ड स्टेबल 1992, रीर कितना है 103। तो इसमें आप लोग वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल बस एक ट्रेंड देख लेना कि मतलब नीर जैसे बढ़ रहा है उससे क्या होता है, और रीर बढ़ रहा है उससे क्या होता है। और एक ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, रीर और नीर का रिलेशन क्या है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये डिस्कस हो ही गया है कि हम लोग का करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कितना है, 1.2% ऑफ जीडीपी। ओके, सो एक ये ओवरऑल ट्रेंड है करंट अकाउंट डेफिसिट का भी, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है प्राइसेज एंड इन्फ्लेशन, चैप्टर 4। सो ग्लोबल इन्फ्लेशन कितना है 2024 में, 5.7%। ओके, 2022 में काफी ज्यादा हो गया था 8.7%, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से कोविड था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था। बट 2024 में ये रिड्यूस होके, क्योंकि हर जगह हमने देखा है कि हर कंट्री जो टाइटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब हर कंट्री अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है, टाइटनिंग किया है। मतलब इसका मतलब क्या है, उन्होंने पॉलिसी रेट जो है इंक्रीज किया है ना, जिससे मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जा सके, टू कंटेन इन्फ्लेशन। सो 2022 में इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों था, ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। और वो अभी कितना होगा, 5.7% ऑफ 5.7% है 2024 में। और ये हो रहा है ओवरऑल जो हर कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइटनिंग कर रही है उसकी वजह से। ओके, इवन इंडिया में भी आपने देखा होगा कि कंसिस्टेंटली काफी टाइम तक जो रेपो रेट था उसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कंसिस्टेंटली रिकमेंड किया था कि इसको इंक्रीज करो, है ना, टू डील विद इन्फ्लेशन। ओके, सो अभी हम लोग का इन्फ्लेशन कितना है, 4.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ओके, बट स्टिल वी आर सफरिंग फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन अभी भी इट इज बिटवीन 7.5% टू 8.4%। तो जो मेन चैलेंज है हम लोग को इंडिया में डील करना है फूड इन्फ्लेशन से। ओके, वी आर इन द हेल्थी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन लिमिट। ओके, दैट इज बिटवीन 2 to 6%, है ना। बट फूड इन्फ्लेशन इट इज स्टिल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, यू कैन से, मतलब 6% से ज्यादा है ना। तो दैट इज नॉट इन द हेल्थी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। अब जैसे हम लोग फूड में भी देखें तो मेनली इट इज ड्रिवन बाय वेजिटेबल्स, टोमेटो, ऑनियन, पल्सेस। ओके, कोर इन्फ्लेशन 10 ईयर लो पे है इस समय। सो अभी जैसे इस साल तो अगर देखोगे इट इज फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 4.8%, और आरबीआई फर्दर एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग इसको और रिड्यूस कर लेंगे 4.2%। और जो ग्लोबल आईएमएफ ने कितना फोरकास्ट किया है, 4.4%। ओके, सो मतलब इन्फ्लेशन अभी जो हम लोग का जो टारगेट है, इजीली हम लोग उसको मैनेज कर पा रहे हैं विद मॉनेटरी पॉलिसीज, हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। नेक्स्ट चैप्टर है मीडियम टर्म आउटलुक। इसमें जैसे हम लोग जनरली एक साल का ग्रोथ रेट बताते हैं, तो जब एक साल का इकोनॉमिक सर्वे जैसे बोला 6.3% टू 6.8%, तो वो उसमें अलग से मेंशन रहता है कि वन नेक्स्ट ईयर हम लोग का ग्रोथ रेट कितना होगा। बट मीडियम टर्म में हम ओवरऑल बात करते हैं कि नेक्स्ट इन अपकमिंग ईयर्स हम लोग का ओवरऑल ग्रोथ कितना रहने वाला है। ओके, सो इसमें कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे विकसित भारत के लिए 2047 के लिए अगर हम लोग को डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, हम लोग को हर साल 8% के ग्रोथ रेट से एनुअली ग्रो करना होगा। ओके, और इसमें ये भी बोला गया कि बाय 20 फाइनेंशियल ईयर 28 विल बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, सो
जैसे इकोनॉमिक सर्वे में कितना प्रिडिक्ट किया गया है, 6.3 टू 6.8%। बट अगर देखोगे आप, आईएमएफ कितना प्रिडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, ओवरऑल इसमें बोल रहा है कि एनुअली बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 26 टू फाइनेंशियल ईयर 30, ओके, अराउंड 6.5%। तो हम लोग का ग्रोथ रेट उसी रेंज में दिख भी रहा है, मतलब अराउंड 6.5% के आसपास हम लोग का ग्रोथ रेट रह रहा है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, है ना, 38.8% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके 24। तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है हर साल। ओके, तो 38.8% की ग्रोथ रेट से हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं सर। बाकी कुछ कुछ इसमें डाटा दिया है, उतना स्पेसिफिक प्री के हिसाब से नहीं है। एक ये वाला प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आप शेयर देखोगे दैट इज 47% हो गया। ओके, इट इज अराउंड 45। जो टोटल हम लोग का इंस्टॉल पावर कैपेसिटी कितना है, 456 गीगावाट, जिसमें से 47% अब किसका शेयर है, रिन्यूएबल का, मतलब 209 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल का शेयर है। ओके, ये कुछ कुछ डाटा है, इसको जहां पे हाईलाइटेड है उस पर ज्यादा आप लोग फोकस करिएगा। अब यहाँ पे इसको एक बार चाहो तो आप लोग अपने से देख लेना, ये थोड़ा सा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ओडीएफ सर्टिफाइड, ओडीएफ का मतलब क्या होता है ना, एक्सेस ऑफ टॉयलेट, है ना। ओडीएफ प्लस का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट की भी बात की जाती है। अपार्ट फ्रॉम ओडीएफ फिर हम लोग कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट में भी देखते हैं। लेकिन जब ओडीएफ प्लस प्लस डबल प्लस की बात आती है तो ओडीएफ प्लस तो पहले से ही चेक कर लिया, बट फीकल स्लज मैनेजमेंट भी होना चाहिए उसमें, है ना। तो थोड़ा सा ये चारों टर्म का क्या क्या मीनिंग है यहाँ पे। वाटर प्लस का मतलब क्या है, ओडीएफ प्लस प्लस होना चाहिए, प्लस नो अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट। यहाँ पे लिक्विड मतलब कुछ भी वेस्ट वाटर है, यहाँ पे क्या था, स्लज फ्रॉम टॉयलेट, है ना। तो यहाँ पे भी फीकल स्लज मैनेजमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे ओवरऑल लिक्विड वेस्ट की बात हो रही है। तो ये वाटर प्लस हो गया, ओडीएफ प्लस 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 लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि जो बिना ट्रीटेड हुए वाटर बॉडी में चला जाए। ओके, सो दैट इज वाटर प्लस। सो एक बार इसको आप लोग देख लेना, ये काफी ऐसा, मे बी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स इस तरीके से करके पूछ सकता है, या फिर अलग से ही पूछ ले कि वाटर प्लस का मतलब क्या है। चैप्टर 7 है इंडस्ट्री। ओके, सो इंडस्ट्री अगर आप लोग देखोगे किस रेट से ग्रो हो रहा है, स्टार्टिंग में दिया था 6.2% से, एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। और एज पर वीपो रिपोर्ट, इंडिया जो पैटेंट फाइलिंग में है, रैंकिंग क्या है, 6th है। ओके, सो वीपो रिपोर्ट के बारे में देखना है कि इंडिया का जो पैटेंट फाइलिंग है उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है। सो इट इज 6th। Sir, हम्म। sir, what is WIPO report? कौन सी रिपोर्ट, WIPO report. वीपो, ये होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो देखता है कि हर कंट्री पैटेंट कितना फाइल करती है। जैसे इनोवेशन हो रहा है, कुछ नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो उसमें हर कंट्री पैटेंट फाइल करती है कि उस प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया 6th लार्जेस्ट मतलब कंट्री है जो पैटेंट फाइल करती है, नंबर ऑफ पैटेंट्स अगर आप देखोगे तो। Okay, sir. Thank you. ओके, फिर सर्विस सेक्टर की बात करें अगर हम, 8वां चैप्टर है सर्विसेज। ओके, न्यू चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्सेस। अभी जैसे आप देखोगे ना, सर्विस सेक्टर नॉट ओनली इन इंडिया बट एट अ ग्लोबल लेवल, जो मेन ग्रोथ रेट डिराइव हो रहा है दैट इज बाय सर्विस सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर जगह काफी ज्यादा निगेटिवली इंपैक्टेड है ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन, है ना। सप्लाई चेन, जैसे हम लोग मान लो रॉ मटेरियल अगर कहीं से पहले जितना इजीली मिल जाता था, मे बी उतना इजीली अभी ना मिल रहा हो। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होता है दूसरे कंट्री में। ओके, या फिर बहुत सारे, जैसे मान लो अगर हम लोग कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज का, मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का कर रहे हैं, है ना, अगर मान लो कुछ हम लोग सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर मान लो कोई वहां पे सप्लाई चेन डिसरप्शन है, या फिर कोई कंट्री उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जितना पहले प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट है वो इम्पैक्ट हो जाता है उससे,
है ना। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि डोमेस्टिकली ग्लोबली सर्विस सेक्टर जो है जो ग्रोथ को फ्यूएल कर रहा है ना, तो इट इज द मेन, इट इज प्रोवाइडिंग द मेन इम्पीटस टू ग्रोथ रेट ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। सिमिलरली आप अगर आप इंडिया में भी देखोगे 55% जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का है। ये जो 2014 में कितना था, 50%। वर्क फोर्स कितना एम्प्लॉय करता है, 30% ऑफ वर्क फोर्स। ओके, सो 55% कंट्रीब्यूशन है और 30% वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करता है सर्विस सेक्टर। ये वाला डाटा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग कितना है, 7th है, 4.3% शेयर। लेकिन अगर हम लोग जब देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, उसमें कितना है, 2nd रैंक है। इसमें देखना है कि इंडिया का रैंकिंग कितना है, 3rd। रैंकिंग चाहो तो ना भी याद रखो, बट इट इज मेनली आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ रेरा अथॉरिटी। अगर मान लो ये बोलता है स्टेटमेंट कि जो हम लोग का रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है उसमें हम लोग का रैंक इंप्रूव हुआ है ना, बट उसका मान लो रीजन में ये देता है कि आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ रेरा अथॉरिटी, इनेक्टमेंट ऑफ इसके बारे में कुछ भी दे सकता है कि रेरा अथॉरिटी बना है उसके बाद ही जो हम लोग का रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में रैंक हुआ है, इंप्रूव हुआ है ना, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन असर्शन और रीजन के हिसाब से पूछ सकते हैं। ओके, तो रैंक अपना इंप्रूव हुआ है एंड इट इज ओनली आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ रेरा अथॉरिटी। तो इस तरीके से इसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए कि कोई भी असेसमेंट और रीजन बनाए तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो पाए। ओके, कुछ कुछ इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है उतना, जैसे सर्विसिफिकेशन को हम लोगों ने डिस्कस ऊपर कर ही लिया है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दे दिया है, मतलब कुछ जगह ग्राफ दिए हैं। ग्राफ इसलिए मैंने ऐड किया है कि आप लोग एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो तो चीजें याद हो जाती हैं और एक दिमाग में सेट हो जाती हैं कि किस तरीके से हम लोग का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, या फिर ओवरऑल पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस था, अभी कैसा है, किस तरीके से चीजें इंडियन इकोनॉमी कैसे compete कर रही है ना। तो उससे एक आपको एक दिमाग में मैप बन जाता है। इसलिए मैंने कहीं कहीं पे एक डाटा या फिर इस तरीके का चार्ट डाला हुआ है। चैप्टर 9 है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। सो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 16%। ओके, बट एम्प्लॉयमेंट कितने लोग को देता है, 46%। ओके, ग्रोथ रेट आप लोग देख सकते हो, बट अगर आप इस साल का देखोगे इट इज बिटवीन 3 to 4%। ओके, कुछ कुछ स्कीम है, जैसे यहाँ पे स्कीम आप लोग इसको एक बार देख लेना। वैसे जैसे जो स्कीम के बारे में मेंशन किया है, फसल बीमा योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्कीम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है, उसमें डाटा की बात की गई है। तो थोड़ा सा अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप कहीं पे किसी भी स्कीम का एनालिसिस कर रहे हो, जैसे मान लो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, है ना, तो वहां पे ये डाटा आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में कि 80 करोड़ पीपल्स को फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया गया है अंडर दिस स्कीम। बट प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं हो जाता क्योंकि इतना स्पेसिफिक प्री में नहीं पूछते हैं। ओके, एक ही हमने देख ही लिया था कि फूड ग्रेन में किस तरीके से हम लोग का एनुअली प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। चैप्टर 10 है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक ये डाटा है कि जैसे हम लोग एडाप्टेशन में अगर देखते हैं कि कितना हम लोग को क्लाइमेट एडाप्टेशन में खर्च करना पड़ रहा है। पहले ये था 3.7%, बट अभी कितना परसेंट ऑफ जीडीपी, 5.6% ऑफ जीडीपी हम लोग क्लाइमेट एडाप्टेशन पे खर्च कर रहे हैं, है ना। तो ये एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग को एक तरीके से, इसलिए हर कंट्री चाहती है कि सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ हो, इसलिए इंडिया ने प्रपोज भी किया था लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, जिससे हम लोग इस तरीके के खर्च से बच सकें। जितना ज्यादा क्लाइमेट एडाप्टेशन पे खर्च हम लोग का मिनिमम होगा और जितना ज्यादा हम लोग सस्टेनेबल इकोसिस्टम बना के रखते हैं कि इकोनॉमिक जो हम लोग का डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट शुड बी सस्टेनेबल। ओके, सो उतना ज्यादा हम लोग का एक्सपेंडिचर इन सब चीजों पे रिड्यूस होगा, क्लाइमेट एडाप्टेशन पे। उस उससे फायदा क्या होगा कि हम लोग का ग्रोथ ज्यादा होगा। ओके, सो हम लोग को टारगेट करना है कि जो भी हम लोग प्रोड्यूस करें दैट शुड बी सस्टेनेबल फॉर आवर इन्वायरमेंट, है ना, सो दैट वी कैन रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन क्लाइमेट एडाप्टेशन।
इसका डिस्कस कर ही लिए थे कि 47% जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का है इसमें, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में, और हम लोग का टारगेट कितना है 2030 तक, कितना है 50%। ओके, सो अगर मान लो इस तरीके का स्टेटमेंट देता है कि अभी जैसे 2025 चल रहा है, अगर मान लो बोलता है कि इंडिया में अचीव इट्स 50% टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2025, 5 ईयर अहेड फ्रॉम इट्स अर्लियर टारगेट ऑफ 2030। तो अगर मान लो ये वर्ड यूज किया है, मे अचीव इट्स टारगेट, क्योंकि हम लोग 47% पहुंच ही चुके हैं, सो वी आर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग इन सोलर सेल, विंड एनर्जी, है ना। तो हम लोग का ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि 47% है, तो मे बी वी कैन अचीव इन 2025 50% टारगेट, 5 ईयर अहेड ऑफ आवर सेट टारगेट ऑफ 50%। ठीक है। अब जैसे ये लास्ट वाले बजट में डिस्कस किया गया था, मिस्ट्री स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये मैनग्रोव से रिलेटेड है। अमरूद 2.1 किस 2.0 किससे रिलेटेड है, ये वाटर बॉडी रिजुविनेशन से। जैसे पहले आप बजट देखे होंगे, पुराना बजट, उसमें ये सब स्कीम मेंशन थी, है ना। अमरूद 2.0 मिस्ट्री स्कीम हो गया, मिस्ट्री हो गया, मैनग्रोव से रिलेटेड हो गया, अमरूद 2.0 किससे रिलेटेड है। इसमें ओवरऑल और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आते हैं, बट इसमें वाटर कंजर्वेशन की बात की गई, बट ऐसा नहीं, बट वाटर कंजर्वेशन से ही रिलेटेड है। ओके, पीएम सूर्य घर का मतलब क्या है, यहाँ पे सूर्य घर, थोड़ा सा आप लिंक बना सकते हो कि रूफ टॉप सोलर लगेगा इसमें। ओके, सो यहाँ पे टारगेट कितना है, 1 करोड़ हाउस होल्ड के घर में रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल करना है। ओके, तो अभी कितना है, 7 लाख है, 1 करोड़ टारगेट है अपना। सो पीएम सूर्य घर स्कीम रिलेटेड टू रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। ओके, 11 चैप्टर है सोशल सेक्टर। यहाँ पे फिर से गिनी कोफिशिएंट की बात की गई, ये हमने स्टार्टिंग में आई थिंक स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, ये रिड्यूस हो रहा है गिनी कोफिशिएंट रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी, एंड इट इज अ गुड साइन। और ये उसमें सर्वे में रीजन क्या बताया गया है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और वेलफेयर प्रोग्राम्स है, प्लस जो राइजिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसकी वजह से गिनी कोफिशिएंट रिड्यूस हो रहा है। और जितना ज्यादा कम रहेगा, उतना ज्यादा वो दिखाता है इक्वालिटी को। जीरो अगर गिनी कोफिशिएंट हो जाता है, इट इज शोइंग दैट कंप्लीट इक्वालिटी। अगर ये 1 है तो इट शोज कंप्लीट इनइक्वालिटी। ओके, ये सब कुछ डाटा है, हाईलाइटेड वाले आप लोग एक बार देख लेना। जैसे मान लो अगर पूछता है CWSM किससे रिलेटेड है ना, तो ये क्या है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ओके, सो ये इसमें बात करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इन विजन ऑफ फ्यूचर वेयर एवरी चाइल्ड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ऐसा हो सकता है कि वो स्पेसिफाई कर दें, अगर मान लो उनको इसका मीनिंग पूछना होगा तो ऐसा भी अलग से भी पूछ सकते हैं। ओके, और ये किस स्कीम के अंदर या फिर किस पॉलिसी के अंदर डिस्कस किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 का है, उसमें ये चीज मेंशन है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए हमारे पास होने चाहिए प्रोविजन। इसमें उसी के बारे में पूरा दिया गया है, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है ना। जैसे डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, प्रशस्त। अब प्रशस्त क्या है, डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग। ओके, इंक्लूसिव सेल इन CBSE स्कूल। अब PM ई विद्या क्या है, NCERT टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम प्रमोशन, इंक्लूसिव पेडागोगी। ओके, एक्सेसिबल कंटेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। ओके, सो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के लिए ये सब प्रोविजन किए जा रहे हैं। ओके, तो इसको एक बार आप डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लेना कि प्रशस्त क्या है ना। इंक्लूसिव सेल इन CBSE स्कूल, इससे क्या हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, सी मतलब जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आते हैं, उनके इंटरेस्ट को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं इन इनिशिएटिव के थ्रू। तो ये डिटेल आप लोग एक बार देख लेना अपने से। फिर कुछ कुछ स्कीम है, एक ये डाटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये डिक्लाइन हुआ है, इट इज अराउंड 39.4%। ओके, सो कुछ टाइम पहले अगर देखोगे आप, ये 62% था, बट अभी कितना आ गया है, 39%। ये डिक्लाइन हो रहा है ना। और ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर अगर देखोगे, जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो रहा है हेल्थ सेक्टर में, वो बढ़ता जा रहा है। इवन गवर्नमेंट का स्कीम जैसे हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
है ना, या फिर आयुष्मान भारत स्कीम जो है, इसके थ्रू लोगों को इंश्योरेंस कवर हो रहा है, जिससे कि लोगों को अपने पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं। है ना, तो इसकी वजह से 62% जो पहले लोगों का चला जाता था हेल्थ में, अ, जो उनका एक्सपेंडिचर होता था, अब ये रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 39%। ओके, मतलब इसमें पहले इस 62% का मतलब क्या है, 62% लोगों का पैसा खर्च होता था, 38% गवर्नमेंट का, है ना। अब ये पहुंच गया है डाटा 39%। ओके, 39% मतलब खर्च कर रहा है आदमी अपने से, अपने पॉकेट से, बाकी हो रहा है या तो इंश्योरेंस कंपनीज है या फिर गवर्नमेंट है, ओके, उनके थ्रू खर्च हो रहा है। सो ये दिखाता है कि जो हम लोग पास ज्यादा फंड रहेगा, जिससे हम लोग ज्यादा चीजें एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स, वी कैन इन्वेस्ट इन मोर हेल्थ, एजुकेशन, अदर थिंग्स, ओके, स्किलिंग। सो जितना ये कम रहेगा उतना अच्छा रहता है किसी भी इंडिविजुअल के। इसमें वही दिखाया गया है 64% से किस तरीके से रेट हो गए, और अभी ये फर्दर 39% हो गया है। ये सब स्कीम के बारे में एक बार देख लेना इसमें, क्योंकि सर्वे में इसके बारे में नहीं बताया गया, इसका फीचर्स क्या हैं, बट जैसे स्कीम का डाटा दिया गया थोड़ा मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, बट स्कीम इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जो भी स्कीम इस सर्वे में मेंशन है, उसका बेसिक डिटेल्स मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। मान लो अगर हम लोग बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, तो उसमें एलिजिबल कौन है, वो हमको देखना पड़ेगा, किस एज ग्रुप में एलिजिबल हैं लोग, है ना। और मान लो अगर पेंशन जिसको मिल रहा है उसको मंथली पेंशन कितना मिलेगा मिलेगा किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये तीन चार इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस जो की फैक्ट्स हैं किसी भी स्कीम की, इंपॉर्टेंट स्कीम और एलिजिबिलिटी, या फिर कितना जो जो भी चीज से रिलेटेड प्रोविजन है, कितना चीज उसमें मिलेगा। ओके, तो वो चीजें देखनी है। और लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब इसमें ऐसा कुछ प्री स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ते जा रहा हूँ। बट आप लोग इसको ये ग्राफ मैंने और ये डायग्राम मैंने इसलिए ऐड कर दिया है कि एक बार आप इन सब स्कीम को देख लेना। ओके, जैसे अब मिशन अमृत सरोवर किससे रिलेटेड है, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन से, एटलीस्ट इतना आपको पता रहे अमृत सरोवर किससे रिलेटेड है। ओके, अब जैसे नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, इसके थ्रू बन रहा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। अगर मान लो कोई और स्कीम के अंदर बोल दे कि हम लोग जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, दूसरे स्कीम के अंदर बना रहे हैं, तो इस गलत हो जाएगा, है ना। ये बन रहा है नेशनल हेल्थ मिशन रूरल के अंदर। ओके, सो इसलिए स्कीम का नाम बस मेंशन है, एक बार बस आपका उसका आप लोग उसका बेसिक डिटेल देखें। और लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक सर्वे का है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। सो इसका हमने डिस्कस स्टार्टिंग में किया था कि ये रिड्यूस होकर इसमें कितना है, 3.2%, 2023 2024 का डाटा है। हेलो सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी। ये जो स्कीम था, ओके, ये स्लाइड। हाँ, ये जो है ना सर आपका। आई थिंक अराउंड 5 करोड़ के आसपास मिलता है, तो उतना पैसा वो अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अच्छा, ओके, जो एमपीस को मिलता है हाँ, वो ये वही। स्कीम के अंडर मिलता है पैसे। जी जी। ओके ओके, थैंक यू सर। सो अगर यहाँ पे देखो, एक ये पॉइंट इस तरीके से बना सकता है कि एमपीज कैन अडॉप्ट ग्राम पंचायत अंडर दिस स्कीम, है ना। तो ये आप एक बार देख लेना, ये ग्राम योजना है ना। तो यहाँ पे ओके, ग्राम पंचायत जो अडॉप्ट करेंगे, इसमें एक बार ये आई एम नॉट श्योर उसमें बजट कितना मिलता है एमपीज को, बट उसमें कुछ वो पंचायत अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना, जिससे वहां पे फोकस स्पेशल स्पेशल फोकस किया जा सके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पंचायत अडॉप्ट कर सकते हैं मतलब? ग्राम पंचायत जैसे कि मान लो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर एग्जांपल प्रयागराज है ना। तो अब वहां पे कुछ पंचायत, जैसे ऐसा नहीं कि हर पंचायत को अडॉप्ट करेंगे, वो अपने हिसाब से उनको जो सही लगेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है या पिछड़ा ज्यादा है ना, तो कुछ पंचायत को अडॉप्ट करेंगे और वहां पे स्पेशल पैसा अलग से जाएगा, ज्यादा फंड जाएंगे, जिससे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन हो सके, जो भी इनिशिएटिव सड़क योजना है अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, मतलब उसको बाकी ग्राम पंचायत के इक्वल लाया जा सके।
ओके ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू सर। ओके, सो लास्ट यही वाला था एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो रिड्यूस हो गया 3.2% है इसमें। ओके, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन राइजिंग टू 60.1%। ओके, और यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी इंप्रूव हुआ है, दैट इज 41.7%। और जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं इनमें डिक्लाइन हुआ है। ओके, सो 19.8% है कैजुअल वर्कर्स। अब ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? अगर मान लो, अगर स्टेटमेंट इस तरीके से बनाते हैं, असर्शन और रीजन का, या फिर स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ये बोलता है कि स्टेटमेंट वन मान लो ये बोलता है कि इंडिया में जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनका परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है ना। और स्टेटमेंट टू देता है इट इज बिकॉज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या दिखाता है कि लोग फ्रीडम ज्यादा चाहते हैं, मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसलिए इंडिया में देखोगे आप बढ़ता जा रहा है, लोग मतलब अपना इनिशिएटिव करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लो दो स्टेटमेंट देता है, अगर पहला स्टेटमेंट ये है कैजुअल वर्कर्स का शेयर जो है रिड्यूस हुआ है ना। और दूसरा स्टेटमेंट ये देता है कि एट द सेम टाइम द शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, है ना। तो स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट रीजन ऑफ स्टेटमेंट वन एंड बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो मे बी वहां पे आपको एग्जैक्ट डाटा ना पूछे, बट इस टाइप का जो असेसमेंट रीजन, असर्शन रीजन होता है, या फिर स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू के क्वेश्चन जो इस तरीके से यूपीएससी भी इधर भी बना रही है, यहाँ से क्वेश्चन इजिली फ्रेम कर सकती है ना। तो इसलिए जहाँ पे हाईलाइटेड है उसको आप एक बार ऐसा एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक ओवरऑल ट्रेंड पता रहे। ओके, यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे 46% है एग्रीकल्चर का शेयर इन जीडीपी। यहाँ पे कुछ कुछ इनिशिएटिव है जिससे कि जो अभी हम लोगों ने देखा कि फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना हो गया, अराउंड आई थिंक 40% के आसपास है, और 41.7%। ओके, सो इट इज अराउंड 41.7%। सो इसमें कई सारी स्कीम दी गई हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिससे फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया है ना। तो अगर मान लो ये स्कीम बोलता है संकल्प इनिशिएटिव हो गया, क्वायर डेवलपमेंट हो गया, पीएम कौशल विकास योजना हो गया, सो इन सब स्कीम ने भी ओवरऑल कंट्रीब्यूट किया है टू प्रमोट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, जैसे एक्सेस टू क्रेडिट स्कीम, जो भी क्रेडिट उनको लोन फैसिलिटी के लिए, ये सब चीजें हैं। जैसे कि ये प्रोविजन है 3% ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय सीपीएससी रिजर्व किया गया है, जो वुमेन ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं वहां से बस होना चाहिए। ओके, सो ये सब कुछ एफर्ट्स लिए गए थे जिससे कि फीमेल का पार्टिसिपेशन बूस्ट किया जा सके। ओके, तो ये एक बार आप देख लेना कौन कौन सी स्कीम है। अब एक नास्कॉम का डाटा है कि इंडिया एआई मार्केट इज सेट टू ग्रो एट 25 to 35% ऑफ एनुअल ग्रोथ। ओके, और ये ओवरऑल 12 चैप्टर थे। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ओवरऑल चैलेंजेस क्या हैं। ओके, सो यहाँ से सेकंड एस्पेक्ट ऑफ बजट है, उसमें कुछ चीजें हाईलाइट की गई हैं कि अभी क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे। ओके, ग्लोबल लेवल पे जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि जियो पॉलिटिकल रिस्क है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, रेड सी डिस्रप्शन हो गया, एनर्जी प्राइसेस का बढ़ रहा है, सप्लाई चेन डिस्रप्शन, ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म स्पेशली आफ्टर, देखिए आप लोग अगर न्यूज देख रहे हो तो ट्रम्प की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, या फिर अमेरिका फर्स्ट की जो रणनीति है, उससे क्या हो रहा है कि टैरिफ बढ़ता जा रहा है ना। सो रेसिप्रोकल टैरिफ, अगर अमेरिका क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ लाना चाह रहा है, जिस जो कंट्री जितना टैरिफ लगा रही है उतना वो भी लगाने का सोच रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, एक तरीके से टैरिफ वॉर हो सकता है, हर कंट्री फिर अपना टैरिफ बढ़ाने बढ़ाने लगेगी। ओके, उससे फर्दर क्या होगा कि ग्लोबल स्लो डाउन हो सकता है, या फिर जो ग्लोबल एक्सपोर्ट हो पा रहा था पहले वो रिड्यूस हो जाए, तो ट्रेड एंड कॉमर्स विल बिकम डिफिकल्ट एंड एक्सपोर्ट विल बी
डिफिकल्ट ड्यू टू, मतलब होगा क्या कि आप टैरिफ जैसे ज्यादा बढ़ा दिए, तो जो किसी कंट्री कोई प्रोडक्ट था, मान लो इंडिया का कोई प्रोडक्ट था जो इंडिया को कम्पिटिटिव बनाता था उस सेगमेंट में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टैरिफ अगर कोई कंट्री लगाती है तो वो क्या हो जाएगा कि इतना प्राइस हो जाएगा कि वहां पे इंडियन प्रोडक्ट बिकम अनकम्पिटिटिव इन दैट कंट्री। ओके, सो इस तरीके के रिस्क हैं ग्लोबल लेवल पे, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप, फ्लक्चुएशन यूएस एंड यूरोप में कैपिटल आउटफ्लो, कैपिटल फ्लाइट भी देखा जा सकता है ना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे जो डेवलपिंग इकोनॉमी पे होती हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं ज्यादातर वो डेवलप्ड इकोनॉमी में ज्यादा बिलीव करते हैं, ट्रस्ट रहता है। तो अगर जब भी इस तरीके का अनसर्टेनिटी होता है तो होता क्या है, वहाँ पे कैपिटल फ्लाइट होने लगता है। वो इंडिया से पैसा निकाल के या फिर कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां से पैसा निकाल के उस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी जहां पे उनको ज्यादा ट्रस्ट है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन सब स्टॉक मार्केट में, सिंगापुर हो गया, जापान में। ओके, सो फिर यहाँ पे दिया इन्फ्लेशन एक चैलेंज हो सकता है, और जो बॉटल नेक है स्पेशली इन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी हाई है हम लोग का, 13 to 14%। ओके, सो ओवरऑल अभी स्किल गैप देखोगे, अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एआई एडवांस होता जा रहा है, मतलब हर जगह पे एक चैलेंज है। जो ट्रेडिशनल स्किल जिनके पास भी है, जो अपडेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जॉबलेस ग्रोथ जो फिनोमिना था स्टार्टिंग में, पास में भी ग्रोथ तो हो बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं हो पाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्किलिंग होना चाहिए। ओके, हम लोग का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 41.7% फीमेल का, है ना। लेकिन ये ग्लोबल एवरेज कितना है, 50% है। ओके, 50% प्लस, बट अपना उससे कम है। सो हम लोग को थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे वी कैन compete, वी कैन एटलीस्ट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स। ये सब कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे ये सब चैलेंजेस जो बताए हैं कि ये सब चैलेंज हो सकते हैं और गवर्नमेंट को उसको मैनेज करना होगा। ओके, स्लो क्रेडिट पेनिट्रेशन टू एमएसएमईज, हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिससे गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है कि इजीली क्रेडिट एमएसएमईज को दिया जा सके। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, सो इस तरीके से चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन। एक्सटर्नल सेक्टर में भी वही है कि जो मैं डिस्कस कर रहा था, हम लोग कुछ सेक्टर पे एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर है। ओके, अब यहाँ पे ग्लोबल डिमांड शॉक्स क्या होता है, मतलब अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है एट ए ग्लोबल लेवल, है ना, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली जैसे आईटी सर्विस सेक्टर हो गया, जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका शेयर ज्यादा है अपने एक्सपोर्ट में, तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं जब भी इस टाइप का कुछ अनसर्टेनिटी होता है, फिर कुछ शॉक होता है, ग्लोबल शॉक। ओके, सो ओवरऑल वो डिमांड डिसरप्ट कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन। ओके, सो ये भी एक बड़ा चैलेंज है आने वाले टाइम में। ओके, ये कुछ कुछ चीजें मेंशन, हाई स्टोरेज कॉस्ट, स्लो रिन्यूएबल एडॉप्शन, अभी भी हम लोग का कोल पे डिपेंडेंसी हाई है। ओके, ये सब चीजें हैं, एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट रिस्क। सो दिस वाज द ओवरऑल डिस्कशन अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप लोग को इसमें से कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हुई हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? यस सर, हेलो। जी जी, बोलिए। या सर, ये जो पीडीएफ है जो मिला है, तो लाइक उसको रीड मतलब कैसे रीड करना चाहिए उसको, कौन से घंटे से आपने अभी पढ़ा, तो उसी वे से रीड करना चाहिए या फिर मतलब जरा आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे जिस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा था, ट्रेंड देखना है, डाटा देखना है ना, और कुछ 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 जगह थोड़ा सा मे भी आपको वर्क करना पड़ जाए, कोई स्कीम है एटलीस्ट उसका बेसिक फीचर्स पता होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना। जैसे एक बार रिवीजन करने बैठो तो 1 से 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे में ओवरऑल रिवीजन हो जाए। मतलब इसमें जो भी स्कीम है तो उसको थोड़ा इन डिटेल देखना है, हाँ, उसके उसको पार्ट्स वगैरह डिटेल में क्या है। देखना है,
और जो मैंने प्री स्पेसिफिक पॉइंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है पहले से ही। ओके, तो उसको थोड़ा सा आप लोग 2-3 बार रिवाइज कर लेना जिससे दिमाग में सेट रहे। तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप उसको इजिली एलिमिनेट कर पाओ। तो सर मतलब जो हाईलाइटेड है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देके उसको मोस्टली करना है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। जी जी। सर आप एक बार प्लीज फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग एक्सप्लेन करेंगे जी बिल्कुल। चैप्टर थर्ड। जी। फ्रेंड यस। फ्रेंड सोरिंग क्या होता है कि जब हम लोग अपना बायलैटरल ट्रेड फ्रेंडली कंट्री के साथ करें, जैसे मान लो इंडिया का जापान के साथ अच्छा रिलेशन है, इंडिया का अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन है, इसराइल के साथ अच्छा रिलेशन है। तो अगर हम लोग अपना बायलैटरल ट्रेड उन कंट्री पे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और वहां पे हम लोग टैरिफ कम लगा रहे हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स मिनिमम है वहां पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड सोरिंग। और नियर सोरिंग क्या होता है कि जब हम लोग नेबरहुड में जहाँ पे डिस्टेंस कम है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस में हम लोग जब ट्रेड कॉमर्स ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे मान लो नेबरहुड कंट्री हो गया साउथ एशिया, जैसे मान लो इंडिया का एग्जांपल है, साउथ एशिया का अगर एग्जांपल, इंडिया वहां पे ज्यादा फोकस कर रहा है तो वो नियर सोरिंग का एग्जांपल है। ओके सर। ओके। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ लीजिए। लाइक 5 मिनट्स है सर अवेलेबल, तो और किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हो इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। गाइस किसी के भी कोई डाउट्स नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप। नीलेश सर आप ही क्लोज कर सकते हो उसको, लाइक आपके ठीक है। अकॉर्डिंग आप क्लोज कर लीजिए। यस। जी जी। ठीक है, सो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, लास्ट टाइम है, आई थिंक 70 डेज बचे हुए हैं। रिवीजन पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। अगर हम लोग टाइम डिवीजन की बात करें तो ज्यादा फोकस रिवीजन पे आप लोग करना, अराउंड 60-70% रिवीजन पे टाइम दो, 20-30% आप लोग टाइम दो टेस्ट सॉल्व करने पे, 10-20% टाइम आप लोग दो टेस्ट एनालिसिस पे। ओके, डेली एक टेस्ट एटलीस्ट सॉल्व कर लो आप लोग। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।